होने नहीं देता है। या फिर कोई कोई जगह में आप बुक में पाओगे कि हेपेरिन को ब्लड थिनर नाम से भी बोला जाता है। तो ब्लड थिनर मतलब कि वो ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता है। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस सीरम? अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देंगे, क्लॉटिंग फैक्टर के जो प्रोटीन्स है उसको निकाल देंगे, देन दैट वी विल बी कॉल्ड एज द सीरम। Again, the same thing. You can see the diagram over here. This is a blood clotting factor which has been precipitated down, and upper you can see the straw color fluid which is called as the serum. So up till this we have already learned in the last lecture. Now today let us learn in detail about these cells. I hope all of you are having pencil and the notebook with you all to note down the important things. नहीं है तो please collect it, please. चलो, तो ब्लड एलिमेंट्स आर आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, या फिर इसको और भी नाम से बोला जाता है इरिथ्रो। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, एंड यू ऑलरेडी नो दैट साइट का मतलब होता है सेल, तो रेड सेल्स, सो इरिथ्रोसाइट्स। Similarly, WBC, white blood cells or white blood corpuscles, also called as leuco. Leuco का मतलब बायो में क्या होता है? white, और साइट का मतलब है सेल। Platelets are similarly called as the thrombocyte. ठीक है? Now here you can see the diagrams also. ये जो रेड कलर का आपको पॉपिन्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, पॉपिन्स में क्यों बोल रही हूँ? इफ यू हैव सीन दैट पॉपिन्स, तो आप देख सकते हो कि दोनों साइड से आपको खड्डे के जैसा नजर आएगा ये, तो मतलब ये कौन स्ट्रक्चर हो गया? बाय कॉनकेव स्ट्रक्चर हो गया, कॉनकेव स्ट्रक्चर। Similarly, when you talk about this purple color structures, WBC, they are irregular cells, so I can say that they are amoeboid shape. और अंदर आप जो छोटे 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 देख रहे हो वो है प्लेटलेट्स। तो आई होप यू कैन डिस्टिंग्विश ऑल द थ्री सेल्स इनसाइड दी। व्हाट इज दिस? दिस इज दी ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल के अंदर हमें ये ब्लड सेल्स नजर आ रहे हैं। So RBC, which you can see a popin-like structure, means it is biconcave from both the sides. छोटे छोटे जो दिख रहे हैं they are the platelets, and irregular structures which are amoeboid in structure, they are the WBC. Now, to make you clear about the bone marrow, to make you clear about the bone marrow, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो ब्लड सेल्स है वो बोन मैरो में बनता है। अगेन टू मेक यू क्लियर द पिक्चर कि कहाँ पे है ये बोन मैरो, सो दिस इज अवर लॉन्ग बोन। कैन यू आइडेंटिफाई दिस फिगर? इट्स अ फीमर बोन, फीमर थाई बोन है ना। सो ये फीमर बोन है, उसके अंदर बीच में होता है बोन मैरो। ये बोन मैरो के अंदर ये हमारे सारे सेल्स बनते हैं या तैयार होते हैं, इसीलिए इस बोन को हम क्या बोलेंगे? हेमोपोएटिक ऑर्गन। क्लियर है डायग्राम से? This is our femur bone, which is the longest and the strongest bone of our body. It has a bone marrow, specifically red bone marrow, जहां पे सब टाइप के सेल्स बनते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए इसको हेमोपोएटिक ऑर्गन बोलते हैं। तो चलो लेट अस स्टार्ट विद द आरबीसी। जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बोल रही हूँ बेटा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नोट डाउन। ठीक है, अगर हम कलर की बात करेंगे तो कलर तो आप देख सकते हो डायग्राम में, इट इज रेड इन कलर। क्यों रेड कलर का है? बिकॉज वी नो दैट उसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है। क्या नाम है उस पिगमेंट का? दैट इज हेमोग्लोबिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्यों ये रेड कलर का है? क्योंकि ये पिगमेंट के अंदर Fe प्रेजेंट है, आयन प्रेजेंट है, इसके वजह से ये रेड कलर का है। ठीक है, लाइफ स्पैन, सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन होता है। सो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज। अगर हम काउंट की बात करेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक mm of blood. Can you imagine बच्चा लोग, per cubic mm? 5 millions, let us say 5 millions, 5 millions per cubic mm. Can you imagine how much it must be? चलो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक शक्कर का दाना, एक शक्कर का जो कण है या एक शक्कर का जो दाना है,
उस उतने से ब्लड के अंदर, एक शक्कर के दाने के कण के जितने ब्लड के अंदर 5 मिलियंस ऑफ आरबीसी होते हैं. नाउ यू कैन इमेजिन हाउ मच आरबीसीज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. समझ में आ गया? फिर आप बोलोगे इतना आरबीसी का क्या जरूरत है मैडम? तो द आंसर इज बिकॉज इट कंटेन्स हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन का काम क्या है? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस. Just now we have seen that it is formed in the red bone marrow. Structure, you can see that it is biconcave, दोनों साइड से concave है, इसलिए biconcave. No doubt nucleus नहीं है, इसलिए इसको non-nucleated भी बोल सकते हो आप. The RBC is non-nucleated, but there is exception for that. Exception is camel. सारे मैमल्स के अंदर आरबीसी जो होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, ऑल मैमल्स, बट सिर्फ एक्सेप्शन इज कैमल. अच्छा, इस अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी इसमें बताया था, रेस्पिरेशन में जब पढ़ाया था तभी बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. नेक्स्ट, फंक्शन. फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड O2. I hope this much is clear. अच्छा, अगर मैं काउंट की बात करूंगी, अगर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काउंट, तो प्लीज ये नोट डाउन करो. कोई भी ब्लड काउंट अगर आप देखोगे तो मेल के अंदर थोड़ा सा काउंट ज्यादा होता है और फीमेल के अंदर कंपैरेटिवली काउंट कम होता है. जैसे कि अगर मैं आरबीसी काउंट की यहाँ पे बात करूंगी, तो अगर मैं मेल की बात करूंगी तो इट इज 5.1 to 5.8 मिलियंस पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड. बट वही अगर मैं फीमेल की बात करूंगी तो वो कितना है? 4.3 to 5.2 मिलियंस पर क्यूबिक mm इन ब्लड. फिर आता है क्वेश्चन कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि मेल और फीमेल का बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है, BMR जो होता है, डिफरेंट होता है. इसीलिए अगर आप हार्ट का भी वेइंग देखोगे, वजन देखोगे, तो फीमेल के अंदर थोड़ा सा कम होता है, मेल्स के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है. एंड अगर हम ब्लड काउंट की बात करेंगे तो सब तीनों चीज, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, मेल के अंदर थोड़ा सा ज्यादा है उसका काउंट एंड फीमेल के अंदर थोड़ा कम है. ठीक है? इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इज, और एक्स्ट्रा क्या चीज है जो आपको मैं बताना चाहती हूँ इसके बारे में. तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो प्लीज नोट डाउन कर लो. Formation of RBC is called as erythropoiesis. लिख लो, formation of RBC is called as erythropoiesis. Okay. Now अगर हम erythropoiesis की बात करेंगे तो फीटस के अंदर, फीटस मतलब जो बच्चा माँ के गर्भ में है, फीटस में और अडल्ट में अलग अलग जगह होता है. अगर हम फीटस की बात करेंगे तो इट टेक्स प्लेस इनसाइड द लिवर एंड स्प्लीन. अब आप मुझे बोलोगे स्प्लीन क्या है? तो स्टमक के नीचे एक ऑर्गन होता है जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं. प्लीज माइंड करो और अच्छे से लिखो मैं क्या बोल रही हूँ. मैं बात कर रही हूँ फीटस की, मैं बात कर रही हूँ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी की. तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जिसको हम इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं, वो फीटस के अंदर, फीटस मतलब जो बच्चा माँ के गर्भ में है, कहाँ पर होगा? लिवर एंड स्प्लीन में होगा. बट इन अडल्ट मीन्स हम सबके अंदर वही लिवर और स्प्लीन के अंदर उसका डिस्ट्रक्शन होता है. तो ये उल्टा चीज है, अपोजिट चीज है, इसलिए मैं इसको आपको बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ. इन अडल्ट destruction of RBCs takes place inside liver and spleen. I hope I'm very clear with the concept. Again, I'm repeating, the erythropoiesis in fetus takes place inside liver and spleen, but in adult, destruction of RBC takes place inside liver and spleen. ठीक है? फिर आप बोलोगे कि अडल्ट के अंदर कहाँ बनता है? तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि अडल्ट के अंदर बोन मैरो के अंदर तैयार होता है. ठीक है? स्प्लीन को कई बुक्स में बोला जाता है इट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान. यस, सो स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी. ठीक है? तो चलो, अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा था. अब हम हेमोग्लोबिन की तरफ चलते हैं.
hemoglobin is present inside the cytoplasm of the RBC. hemoglobin again उसका काउंट कितना होता है 12 to 16 ग्राम्स पर 100 ml. अभी जैसे मैंने आपको बताया मेल एंड फीमेल में डिफरेंट रेशियो होगा, तो अगर हम मेल की बात करेंगे तो इट इज 13 to 18 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, बट अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो इट इज अबाउट 11.5 to 16.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड. ठीक है. What are the functions of hemoglobin? So it is a respiratory pigment. It helps in the transport of gas. With that, it maintains the pH also. हमने देखा है कि pH कैसे maintain करता है, and therefore it act as a buffer. इसलिए वो buffer की तरह काम करता है. समझ में आ गया? अच्छा, कुछ और terms हैं जो very important है आपको क्लास के लिए. ठीक है, कुछ और terms. They are polycythemia. polycythemia. पॉलीकाइथेमिया का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी. ये कोई बीमारी नहीं है, ये कंडीशन है. अगर आरबीसी का काउंट काफी ज्यादा बढ़ गया तो वो कंडीशन को बोला जाएगा पॉलीकाइथेमिया. यस. और अगर आरबीसी का काउंट बहुत बहुत कम हो गया तो उस कंडीशन को बोला जाता है इरिथ्रोसाइटोपिनिया. पीनिया है तो कम. ठीक है, इरिथ्रोसाइटोपिनिया. यस, ऑब्वियसली बेटा कोई भी थिंग एक्सेस या कम इज ऑलवेज हार्मफुल. ठीक है, वी विल बी लर्निंग ऑल द डिसऑर्डर्स आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, पहले अभी आप कंडीशन समझ लो मयूरेश, फिर हम डिजीज तो पढ़ना ही है आपको सारे चीजों के बारे में कि कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा. ठीक है, सो आई एम वेरी क्लियर विद द कंसेप्ट. मैं वापस बोल रही हूँ, पॉलीकाइथेमिया का मतलब है इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी. इरिथ्रोसाइटोपिनिया का मतलब होगा डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी. ठीक है, सो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद द आरबीसी. यू कैन सी द डायग्राम आल्सो सीन ऑन द स्क्रीन. चलो अब हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं. मतलब अभी देखो, मैं अगर आपको आरबीसी के बारे में पूछूंगी तो एक सेंटेंस में आप मुझे क्या बता पाओगे कि आरबीसी हैज हेमोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. मतलब अगर वो कम हो गया तो कोई भी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा. करेक्ट है कि नहीं? और अगर कोई ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो वो अपना रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, और अगर रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा तो एटीपी जनरेट नहीं होगा, और एटीपी जनरेट नहीं होगा तो वो क्या होगा, इट विल डैमेज. समझ में आ गया? यस. एंड ज्यादा आरबीसी बनना भी अच्छी बात नहीं है ऑब्वियसली. अगर कोई चीज ज्यादा बनने लगेगा मतलब कि बोन मैरो में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है. वेरी क्लियर? यस. चलो नाउ हम WBC की बात करेंगे. WBC दे आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स, और WBC के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. अगर हम WBC के बारे में वन सेंटेंस में बात करेंगे तो दे आर नथिंग बट दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी. दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द एंटीजन. सारे एंटीजन से ये फाइट करते हैं. एंटीजन्स का मतलब क्या होता है? एंटीजन का मतलब है जो दुश्मन है. अब दुश्मन कौन है? तो जो बुरे वाले बैक्टीरियाज होते हैं या बुरे वाले वायरस होते हैं, यस, दे आर दी एंटीजन्स. और उसके अगेंस्ट में क्या बनाया जाता है? एंटीबॉडीज बनाया जाता है. उसके अगेंस्ट में बनाया जाता है एंटीबॉडीज. तो ये एंटीबॉडीज बनाता कौन है ये स्पेसिफिकली हम सब समझेंगे. ठीक है, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बट ये जो टाइप्स आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, हर एक अलग अलग तरीके से काम करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस. गैमेट्स आर ऑल्सो WBC. गैमेट्स कहां से आ गया बेटा? मेल गैमेट फीमेल गैमेट की बात कर रहे हो बेटा आप, तो हाउ दे विल बी WBC? No, they are not WBC. Are they fighting against the diseases? Or they help in the formation of zygote? चलो, come back to the WBC now. कलर की अगर हम बात करेंगे तो they are colorless. लाइफ स्पैन कितना होता है? Just 1 to 15 days. काउंट कितना है? काउंट इज 6000 to 8000 per cubic mm of blood. ठीक है,
शेप कैसा है, अमीबॉइड है, न्यूक्लिएटेड, आप देख सकते हो न्यूक्लियस प्रेजेंट है डायग्राम के अंदर। सो अमीबॉइड है, कोई भी इरेगुलर शेप है एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। नेक्स्ट, कहाँ पे बनता है, तो एक्चुअली यहाँ पे तो मैंने थोड़ा ही लिख के दिया है, पर आप नोट डाउन कर सकते हो कि बहुत और भी बहुत सारे जगह बनता है। तो बोन मैरो में तो बनता ही है, लिम्फ में भी बनता है, लिम्फ ग्लैंड्स में भी बनता है, स्प्लीन में भी बनता है, टॉन्सिल में भी बनता है, टॉन्सिल जो अपने फेरिंग्स में होता है ना टॉन्सिल, वहां पे भी बनता है। सो इसके लिए अगर आपको ज्यादा तकलीफ नहीं है टॉन्सिल की, तो आपको टॉन्सिल कभी नहीं निकालना चाहिए, बिकॉज टॉन्सिल ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ WBC which helps in immunity. Then WBCs are also formed in Peyer's patch, P-A-Y-E-R'(S), Peyer's patch. Peyer's patch is a gland which is present inside our intestine, intestine के अंदर present है। ठीक है, तो मैंने कौन कौन से एक्स्ट्रा चीजें बताई आपको, मैंने आपको टॉन्सिल के बारे में बताया, मैंने आपको पेयर्स पैच के बारे में बताया, और थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड अपने हार्ट के पास होता है, वहां पे भी WBC तैयार होता है। तो WBC तैयार होने के बहुत सारे जगह, बोन मैरो में तो बनता ही है, लिम्फ ग्लैंड में भी बनता है, स्प्लीन में भी बनता है, थाइमस हार्ट के पास है, टॉन्सिल फेरिंग्स में है, एंड पेयर्स पैच इंटेस्टाइन में, यहाँ पे भी तैयार होता है। चलो, फॉर्मेशन विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इट विल बी कॉल्ड एज ल्यूकोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ WBC will be called as leucopoiesis. Increase in WBC will be called as dash, it will be called as leukocytosis. Increase in WBC, increase in WBC is called as leukocytosis, leukocytosis. कब इंक्रीज होता है WBC, जब भी कोई दुश्मन आता है ना, बॉर्डर पे अगर कोई किसी ने अटैक किया तो फिर सोल्जर्स बढ़ जाएंगे कि नहीं, तो सिमिलरली जब भी कोई एंटीजन अपने बॉडी के अंदर अटैक करेगा तो फिर ये WBC का काउंट बढ़ जाएगा। अच्छा, पर ये दुश्मन जो है हावी हो गए हमारे सेल्स के ऊपर, तो अपना WBC तो मर जाएगा बेचारा। तो डिक्रीज इन WBC, डिक्रीज इन WBC इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया। So decrease in WBC is called as leukocytopenia. अगर WBC कम हो गया मतलब कि दुश्मन ज्यादा ताकतवर है और अपने बॉडी पे बहुत तेजी से अटैक कर रहा है। ठीक है, when this part is coming, let me tell you one more thing about leukemia. Leukemia is nothing but the blood cancer. Leukemia is nothing but the blood cancer. हाँ, ब्लड कैंसर में भी वही होता है, ये जो वायरस होता है, हाँ, वायरस इज डैमेजिंग दी WBC। ठीक है, सो और WBC का काउंट बहुत ज्यादा, बहुत हमेशा इंक्रीज होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलेंगे पैथोलॉजिकल इंक्रीज। ठीक है, मतलब WBC का काउंट देखो, अगर हमें नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार हो गया, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा WBC बढ़ के आएगा, पर जब हम ठीक हो जाएंगे तब ये WBC काउंट बराबर हो जाएगा। वेरी क्लियर। बट जब ये जितने बार भी, अगर जो ब्लड कैंसर के पेशेंट होते हैं कि जितने बार भी वो लोग ब्लड टेस्ट कराएंगे, उनका WBC का काउंट अगर हमेशा बढ़ के आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल इंक्रीज। तो ऐसे कंडीशन को बोला जाएगा ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया। फिर डॉक्टर डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आप अपना ब्लड सैंपल कैंसर टेस्ट के लिए भेजिए, अगर बार बार इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप भी ऐसे डॉक्टर रहोगे तो आप भी ऐसे ही ये करोगे, डायग्नोसिस करोगे। सो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, और फंक्शन इज इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अभी आप देख सकते हो क्योंकि इसका अमीबॉइड के जैसा स्ट्रक्चर है, अमीबॉइड के जैसा स्ट्रक्चर है, तो एक प्रॉपर्टी आती है जिसको बोला जाएगा डायपेडेसिस, DIAPEDESIS, डायपेडेसिस। डायपेडेसिस का मतलब क्या है, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ड्यू टू अमीबॉइड मूवमेंट, क्या बोला मैंने, ड्यू टू अमीबॉइड मूवमेंट दे कैन स्क्वीज आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। क्योंकि उनका अमीबॉइड के जैसा शेप है, वो आसानी से कोई भी ब्लड कैपिलरी के अंदर भी जा सकते हैं
और बाहर भी आ सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ WBC के अंदर होता है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को ही बोला जाता है डायपेडेसिस। समझ में आ गया? ठीक है। तो मैंने एक्स्ट्रा क्या क्या बताया आपको? मैंने आपको डायपेडेसिस के बारे में बताया। क्या डिफाइन किया मैंने डायपेडेसिस को? ड्यू टू अमीबॉइड मूवमेंट ऑफ WBC दे कैन स्क्वीज आउट ऑफ ब्लड कैपिलरी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डायपेडेसिस। फिर मैंने आपको ल्यूकोपोएसिस के बारे में बताया। मैंने ल्यूकोसाइटोसिस बताया, दैट इज इंक्रीज, डिक्रीज इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोपिनिया, और उसके साथ साथ मैंने आपको ल्यूकेमिया के बारे में भी बताया। ठीक है, चलो अब हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है, तो you have to learn that in this thing. Wait, I will show you this table. Now see the types of leukocytes. Types of leukocytes. They are of two types, granulocyte and agranulocyte. Granulocyte and agranulocyte. अभी देखो ये तीन डायग्राम देखो, मैं जहां पे कर्सर दिखा रही हूँ आपको, 1 2 एंड 3, ये तीनों डायग्राम में आपको साइटोप्लाज्म के अंदर डॉट 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 नजर आ रहा है, मतलब देयर आर ग्रैन्यूल्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो अगर ग्रैन्यूल्स है साइटोप्लाज्म में तो उसको हम बोलेंगे ग्रैन्युलोसाइट। पर बाकी के ये जो लास्ट वाले दो डायग्राम है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि साइटोप्लाज्म प्लेन है, मतलब उसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है। तो इसको हम कौन से कैटेगरी में डालते हैं? अग्रेन्युलोसाइट। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम टाइप्स ऑफ WBC पढ़ रहे हैं। सो there are two types of WBC depending upon presence and absence of granules inside the cytoplasm. If granules are there inside the cytoplasm, so they are called as granulocyte. If granules are not there inside the cytoplasm, they are called as agranulocyte. अच्छा, ये तो आपको एक चीज समझ में आ गई। और एक डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो है न्यूक्लियस के बारे में। अगर आप यहाँ पे न्यूक्लियस देखोगे तो न्यूक्लियस आर लोब्ड ओवर हियर, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे अग्रेनुलोसाइट्स में तो न्यूक्लियस आर नॉट लोब्ड। वेरी क्लियर? तो विथ ग्रेन्यूल्स लोब्ड न्यूक्लियस, विदाउट ग्रेन्यूल्स एंड विदाउट लोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है, चलो अब हम और डिटेल में आते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट के भी तीन टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल एंड बेसोफिल। ये चार्ट से आपको इजीली समझ में आएगा ये क्यों ऐसा नाम दिया गया है, न्यूट्रोफिल क्यों है, इसिनोफिल क्यों है और बेसोफिल क्यों है। ये नाम इसलिए है क्योंकि वो जो टाइप के डाई से स्टेन होते हैं वैसे उनका नाम है। अगर उनका साइटोप्लाज्म न्यूट्रल डाई से स्टेन होता है तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रोफिल। अगर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल एसिडिक डाई से स्टेन होता है, वो एसिडिक डाई हमने कौन सा इस्तेमाल किया, उसका नाम है इओसिन, इसके लिए इसका नाम हो गया इओसिनोफिल। या तो कोई कोई बुक में आप इसको एसिडोफिल नाम से भी जान सकते हो, क्योंकि एसिडिक डाई से स्टेन होता है ना, तो एसिडोफिल भी इसको कहा जाता है। एंड क्योंकि वो एसिडिक डाई का नाम इओसिन है इसलिए इसको इओसिनोफिल भी बोला जाता है। ठीक है, और जबकि अगर हम बेसोफिल की बात करेंगे तो इनका जो साइटोप्लाज्म है, दे आर बीन स्टेन्ड विद बेसिक डाई, और वो बेसिक डाई का नाम क्या है, मिथिलिन ब्लू, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज द बेसोफिल। चलो न्यूक्लियस की हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला कर्सर को देखो, 1 2 3 एंड 4 कितने लोब्ड न्यूक्लियस है, 3 to 4 लोब्ड न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूट्रोफिल्स के अंदर बहुत सारा लोब्स प्रेजेंट होता है, इसके लिए हम इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर भी बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में उसको PMN भी कहा जाता है, PMN। ठीक है, या फिर इसको पॉलीमॉर्फ्स भी बोला जाता है। सो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि PMN मींस डैश, अगर ऑप्शन में न्यूट्रोफिल है तो आंसर आना चाहिए न्यूट्रोफिल। फिर आपको अगर ऐसा बोलो एग्जाम में पूछा है कि व्हाई न्यूट्रोफिल्स आर कॉल्ड एज PMN और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, बिकॉज द आंसर शुड बी द न्यूक्लियस इज 3 to 4 लोब्ड। ठीक है, अच्छा इओसिन में देखो 2 लोब है, बेसोफिल में देखो ट्विस्टेड है। ठीक है,
चलो परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है वो न्यूट्रोफिल का होता है, अबाउट 54 to 62। कई कई बुक्स में आपको 70% भी देखने को मिल सकता है। सो मैक्सिमम कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमम WBC जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बहुत कम इस इयोसिनोफिल है और सबसे ज्यादा कम बेसोफिल है। चलो अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो न्यूट्रोफिल्स आर फैगोसाइटिक इन एक्शन। फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, जब भी कोई एंटीजन बॉडी में आएगा तो उसको एनगल्फ कर लिया जाता है, एनगल्फ कर लिया जाता है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस और फैगोसाइटिक। इयोसिन क्या करता है, इयोसिन का काम, इयोसिन अपना रोल एलर्जिक कंडीशन में दिखाता है। जब भी किसी को कोई भी टाइप की एलर्जी है, ठीक है, जैसे किसी को लैक्टोज की एलर्जी होती है, किसी को डस्ट की एलर्जी होती है, तो जब भी किसी को कोई एलर्जी होती है तो इयोसिन का काउंट हमेशा बढ़ जाता है। ये लोग नॉन फैगोसाइटिक है, ये लोग एनगल्फिंग का काम नहीं करते हैं, ये लोग सिर्फ एलर्जिक कंडीशन में इंक्रीज कर होते हैं। और अगर जब इयोसिन का काउंट बढ़ जाएगा तो वो कंडीशन को हम बोलेंगे इयोसिनोफीलिया, इयोसिनोफीलिया। और जिसके कारण हमें क्या आती है, जैसे रैशेस आ गए, है ना, अगर किसी को कुछ चीज की एलर्जी है, जैसे आपने कोई क्रीम लगा दिया, आपको उसकी एलर्जी है, तो आपको लाल लाल रैशेस आ जाएंगे ना, जो खुजली होती है ना, तो वो क्यों होती है, क्योंकि आपके ब्लड में इयोसिनोफिल का काउंट बढ़ जाता है। सो इट शोज एंटीहिस्टामाइन प्रॉपर्टी, एंटीहिस्टामाइन प्रॉपर्टी, ठीक है। Antihistamine, histamine is a allergy, increases in the allergic condition. चलो बेसोफिल बहुत कम है, ये भी नॉन फैगोसाइटिक है। ये अभी हमने बात किया था ना कि हमारे प्लाज्मा में हेपारिन है, तो हेपारिन को रिलीज कौन करता है, बेसोफिल करता है। साथ में हिस्टामाइन भी रिलीज करता है, यही हिस्टामाइन भी रिलीज करता है। मतलब क्या, जब भी मुझे कोई भी चीज की एलर्जी है तो जो लाल लाल रैशेस आ रहे हैं ना, ये लाल लाल जो बॉइल्स है या रैशेस है, वो मुझे बेसोफिल के कारण आ रहा है, क्योंकि वो इट इज हैविंग अ हिस्टामाइन प्रॉपर्टी और हिस्टामाइन रिलीज करता है वो। सो इट इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। तो समझो आपको कोई चीज की एलर्जी हुई है और रैशेस आई है, तो हमेशा याद रखो, अगर आपको घर में किसी को हुआ रहेगा तो आप दवाई को जब जाके नोट करो, तो दवाई के अंदर एंटी हिस्टामाइन रहेगा। यस, उसके कंटेंट में अगर आप देखोगे तो उसमें एंटी हिस्टामाइन होगा। आप कब डॉक्टर के पास जाओगे हार के, जब आपका इयोसिनोफिल काम नहीं कर रहा है ना। कभी कभी ऐसा एलर्जी आती है पर आपका बॉडी खुद ही इयोसिन ज्यादा बना के उसको ठीक कर देता है, ये हिस्टामाइन बनाया तो ये एंटी हिस्टामाइन बनाया, ठीक है। और जब ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपको बाहर से एंटी हिस्टामाइन लेना पड़ता है। आई होप आपको क्लियर है चीजें, ठीक है। चलो अगर हम अग्रेनुलोसाइट की बात करेंगे तो अग्रेनुलोसाइट में देखो न्यूक्लियस को, द न्यूक्लियस इज लार्ज एंड राउंड, लार्ज एंड राउंड न्यूक्लियस। जबकि अगर हम मोनोसाइट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे किडनी के शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, किडनी शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे में ये कंफ्यूजन होता है, ये वाला कंफ्यूजन देखो, मैं जहां पे कर्सर हिला रही हूँ, हम पढ़ रहे हैं ल्यूकोसाइट, उसके अंदर है लिम्फोसाइट। बहुत सारे बच्चों को ये ल्यूकोसाइट एंड लिम्फोसाइट का कंफ्यूजन होता है, तो प्लीज ये कंफ्यूजन को अच्छी तरह से क्लियर करो। ल्यूकोसाइट मतलब WBC, उसका जो टाइप है वो है लिम्फोसाइट, ठीक है। अच्छा, लिम्फोसाइट अगेन 25 to 33% है, वो भी काफी ज्यादा है, एंड मोनोसाइट कम है, दैट इज 3 to 9% है। काम क्या है लिम्फोसाइट का, दे आर द वन विच आर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। मतलब क्या, जब भी कोई एंटीजन, जैसे कोई बैक्टीरिया मेरे बॉडी के अंदर घुस गया, तो ये बैक्टीरिया को पहले फटाफट एनगल्फ किया जाएगा, और ये एनगल्फ कौन करेगा, न्यूट्रोफिल एनगल्फ करेगा। कब तक एनगल्फ करेगा, जब तक कि मेरा लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज ना बना दे। अब ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ऐसा नहीं कि एक एंटीबॉडी हजारों टाइप के बैक्टीरिया पे काम करेंगे, नहीं, एक एंटीबॉडी एक ही टाइप के एंटीजन पे काम कर पाता है।
समझ में आ गया? एक एंटीबॉडी एक ही टाइप के एंटीजन पे काम कर पाता है, सो इट इज वेरी स्पेसिफिक। तो अगर समझो फॉर एग्जांपल मेरे बॉडी के अंदर 4-5 टाइप के बैक्टीरिया अंदर चले गए हैं, यस, तो क्या होगा, मेरे न्यूट्रोफिल्स उनको एनगल्फ करने का कोशिश तब तक करेंगे जब तक कि मेरा लिम्फोसाइट वो 4-5 एंटीजन के लिए फटाफट 4-5 एंटीबॉडीज न बना दे। समझ में आ गया मेरी बात? सो लिम्फोसाइट्स आर द वन विच प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। ठीक है, मोनोसाइट की बात करेंगे तो जहां पे भी इंफेक्शन होता है तो वो मैक्रोफेजेस का काम करते हैं। अगेन मैक्रोफेजेस का मतलब क्या होता है, फैगोसाइटिक ही एक्शन होता है। मतलब न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों मिलजुल कर क्या करेंगे, फैगोसाइटिक करेंगे। साथ में मोनोसाइट को स्कैवेंजर्स भी बोला जाता है। स्कैवेंजर आप किसको बोलते हो बेटा? क्रो को बोलते हो, है ना? कौवे को हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। क्यों? स्कैवेंजर का मतलब क्या है, जो डेड एंड डीके पे खाता है, डेड एंड डीके चीजों को खाता है। तो हम यहाँ पे मोनोसाइट को क्यों स्कैवेंजर बोल रहे हैं? क्योंकि ये सेल डेब्रीज को रिमूव करता है। डेब्रीज मतलब डेड सेल्स को रिमूव करता है, इसके लिए हम इसे स्कैवेंजर भी बोलते हैं। सो अगेन दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन दी बोर्ड एग्जाम। ठीक है, which type of WBCs are called as scavengers and why? So monocytes are called as scavengers. Why? Because they remove the cell debris. So this should be the answer. ठीक है, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोट डाउन। तो ये पूरे चार्ट से आपको क्या समझ में आया है कि ग्रेन्युलोसाइट का न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक है, अग्रेन्युलोसाइट का मोनोसाइट फैगोसाइटिक है। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट के इसिनोफिल और बेसोफिल या तो वो कोई चीज सिक्रीट कर रहे हैं या तो वो एलर्जिक कंडीशन में काम कर रहे हैं, और अग्रेन्युलोसाइट का जो लिम्फोसाइट है वही है जो एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर? एंड इट्स योर ड्यूटी टू प्रैक्टिस द डायग्राम ऑल्सो। ठीक है, आप घर पे लेक्चर होने के बाद यू कैन प्रैक्टिस द डायग्राम्स। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द प्लेटलेट्स नाउ। ठीक है, अच्छा, अभी क्योंकि अभी वो WBC की मैंने बात की थी बेटा, तो मैं आपको है ना एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जिसका आंसर आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड आउट करके बताओगे। अगर अभी भी बता दोगे तो अच्छी बात है। मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप ब्लड सैंपल को देखकर सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो या जेंडर डिटरमाइन कर सकते हो, हाँ या नहीं? समझा आप सबको क्वेश्चन मेरा? ब्लड सैंपल, अगर मैंने आपको ब्लड सैंपल दे दिया, क्या वो ब्लड सैंपल से आप बता सकते हो कि ये मेल का ब्लड है या फीमेल का ब्लड है? ओके, ईशा, वेदांत, मयूरेश, ऑल आर सेइंग यस। तो टेल मी द रीजन आल्सो हाउ। सिर्फ यस बोलने से काम नहीं चलेगा बेटा, टेल मी द रीजन हाउ। हेलो हाँ बेटा। मैम, वो फीमेल के बॉडी में आरबीसी काउंट कम रहेगा। अच्छा, पर समझो फॉर एग्जांपल आपने बोला फीमेल के अंदर आरबीसी काउंट कम है, पर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि फीमेल अच्छी खासी है, मेरे जैसी तंदुरुस्त है, तो उसका तो भी आरबीसी काउंट अच्छा हो जाएगा। और कोई एकदम मेल जो है बहुत दुबला पतला सा है, कोई खाना पीना खाता नहीं है, तो उसका भी तो आरबीसी काउंट कम हो सकता है। तो हाउ कैन यू जज विद द हेल्प ऑफ आरबीसी एंड WBC? समझा आपको मेरा क्वेश्चन? हाँ। तो मुझे बताओ, समझो कोई फीमेल है बट उसका खाना पीना अच्छा है, तो अगर वो अच्छा खाना पीना खा रही है तो उसका भी तो आरबीसी काउंट अच्छा होगा। पर समझो कोई मेल है जो कुछ अच्छे से खाता पीता नहीं, एकदम दुबला पतला सा है, तो उसका भी तो आरबीसी काउंट कम होगा। तो ये तो मैंने आपको डिस्टिंग्विश बताया बेटा कि मेल के अंदर होना चाहिए एंड फीमेल के अंदर इतना होना चाहिए, बट अगेन ये होना चाहिए डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू ईट, है ना? इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग योर बॉडी न्यूट्रिशियस फूड, सो अगेन द काउंट में वेरी। समझ में आया मेरी बात? हाँ, बट गुड, यू हैव ट्राइड। यू हैव टू गिव मी द आंसर, और नहीं तो आई विल गिव यू आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, चलो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्लेटलेट्स नाउ। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करेंगे तो प्लेटलेट्स आर अगेन कलरलेस। ठीक है, कलरलेस है और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 7 days का होता है।
और इसका काउंट कितने में है, लैक्स में प्रेजेंट है, लैक्स में। तो अगेन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि WBC RBC मिलियंस में था, WBC थाउजेंड्स में था, और प्लेटलेट्स जो है अपना लैक्स में प्रेजेंट है। कहाँ पे तैयार होता है, बोन मैरो में तो होता ही है, पर बोन मैरो में भी अलग एक स्पेशल सेल में वो तैयार होता है। कहाँ पे होता है, मेगा कैरियोसाइट। तो देखो उसको थोड़ा अलग अलग करो, आपको मतलब समझ में आ जाएगा। मेगा का मतलब क्या होगा, बड़ा, कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और साइट का मतलब सेल। तो बोन मैरो के अंदर भी जो बड़े बड़े न्यूक्लियस वाले सेल हैं, वहां पे ये छोटा सा प्लेटलेट्स तैयार होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट दी स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हो डायग्राम में कि इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है, और इसका काम क्या है, तो इट रिलीजेस द क्लॉटिंग फैक्टर एंड हेल्प्स इन क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन। तो चलो फटाफट यहाँ पे भी हम पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स विल आल्सो बी कॉल्ड एज डैश, सो इट विल बी कॉल्ड एज थ्रोम्बोपोएसिस। Increase in number of platelets will be called as dash, so it is called as thrombocytosis. And decrease in number of platelets is called as dash, so it is called as thrombocytopenia. ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। फॉर्मेशन called as thrombopoiesis, increase called as thrombocytosis, decrease called as thrombocytopenia. Very clear to all of you? ठीक है, कहाँ पे बनता है, बोन मैरो के बड़े वाले न्यूक्लियस वाले सेल में छोटा सा प्लेटलेट्स तैयार होता है। ठीक है, अब हम अगर हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करेंगे तो ये भी जान लेते हैं कि ये रिलीज क्या करता है और ये कैसे हमें ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो ये जो हमारा प्लेटलेट होता है, जब भी इंजरी होती है, जब भी हमें चोट लगती है, जब भी इंजरी होती है, तो ये क्या रिलीज करता है, एक प्रोटीन रिलीज करता है, नाम लिख लो उसका, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, PLASTIN, थ्रोम्बोप्लास्टिन। कैसे ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है वो हम समझेंगे बाद में, अभी ये इस लेक्चर समझ में आया, हम समझेंगे। आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर अबाउट प्लेटलेट्स ऑल्सो। क्या बताया मैंने प्लेटलेट्स के बारे में, ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, बाई कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, यस, कलरलेस है। कितना है इसका काउंट, लैक्स में प्रेजेंट है। अगेन मेल फीमेल में डिफरेंट होगा। लाइफ स्पैन कितना दिया है, 7 days दिया है। देन कहाँ पे बनते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स में बनते हैं, और क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, जब भी इंजरी होगा तो ये एक प्रोटीन रिलीज करते हैं, और वो प्रोटीन का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, फिर मैंने आपको 3 टर्म्स बताए। फॉर्मेशन को पोएसिस बोला जाता है, तो हो गया थ्रोम्बोपोएसिस। इंक्रीज को साइटोसिस कहा जाता है, तो हो गया थ्रोम्बोसाइटोसिस। और डिक्रीज को पीनिया कहा जाता है, तो हो गया थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। ठीक है, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, तो अगेन जस्ट a recap for all of you for the types of WBC. Just have a recap. मैंने आपको टाइप्स ऑफ WBC में 2 भी एक्सप्लेन किया था, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अग्रेन्युलोसाइट्स। उसमें न्यूट्रोफिल को, ये सब नाम अगर आपको लिखना चाहते हो तो लिखो, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी फॉर योर बोर्ड एग्जाम। न्यूट्रोफिल्स को हेट्रोफिल्स भी बोला जाता है, इओसिनोफिल को एसिडोफिल भी बोला जाता है, एंड बेसोफिल को साइनोफिल्स भी बोला जाता है। ये जो मैंने ब्रैकेट में दिया है वो बोर्ड के बच्चे लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, पर जो लोग भी इंटरेस्टेड है नीट के लिए वो लोग प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे भी जब भी आपका नीट का लेक्चर होगा तो बहुत सारी चीजें इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, ठीक है, बट अभी वी आर जस्ट टचिंग अवर बोर्ड का सिलेबस। सो न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक है, सोल्जर्स हैं, इसिनोफिल एलर्जिक कंडीशन में मदद करते हैं, और बेसोफिल जो है वो 3 चीजें सिक्रीट करता है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। ठीक है, हिस्टामाइन एलर्जी कंडीशन में जो रैशेस आते हैं हिस्टामाइन के कारण आते हैं। सेरोटोनिन अपने बायोलॉजिकल रिदम को मेंटेन करता है, अपने बॉडी के रिदम को मेंटेन करता है,
और हेपारिन इज अ ब्लड थिनर मींस एंटीकोएगुलेंट। मोनोसाइट्स के बारे में मैंने बताया था, वो फैगोसाइटिक भी है, वो मैक्रोफेजेस भी है और वो स्कैवेंजर्स भी हैं, ठीक है। एंड अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे, यस, लिम्फोसाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि दे आर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। बट आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक लेसन है आपको, जिसके अंदर आप पढ़ोगे कि लिम्फोसाइट्स के भी दो टाइप्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इन दोनों का नाम क्यों ऐसा है, टी और बी नाम क्यों है? तो टी लिम्फोसाइट का मतलब है जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनता है पर थाइमस में चला जाता है मैच्योरेशन के लिए। थाइमस कहां पर है? अपने हार्ट के पास जो ऑर्गन है उसे हम थाइमस बोलते हैं। तो जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में तो बनेगा पर थाइमस में चला जाएगा मैच्योरेशन के लिए, उसको कहा जाएगा टी लिम्फोसाइट। पर बी लिम्फोसाइट्स वो लिम्फोसाइट्स हैं जो बोन मैरो में ही बनेंगे और बोन मैरो में ही मैच्योर होंगे, वैसे टाइप के लिम्फोसाइट्स को बोला जाएगा बी लिम्फोसाइट्स। समझ में आ गया आप लोगों को? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, लिम्फोसाइट्स के दो टाइप है, टी एंड बी। टी मतलब बोन मैरो में बनेंगे पर थाइमस ग्लैंड जो अपने हार्ट के पास है वहां पे मैच्योरेशन के लिए गए तो टी लिम्फोसाइट। और जो लिम्फोसाइट बी में बोन मैरो में ही बनेंगे और बोन मैरो में ही मैच्योर होंगे तो उसको हम बोलेंगे बी लिम्फोसाइट। सिर्फ मैच्योरेशन का फर्क नहीं है बच्चा लोग, इसके काम में भी बहुत फर्क है। इसके बारे में आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लेसन में पढ़ोगे कि टी लिम्फोसाइट कैसे काम करता है और बी लिम्फोसाइट कैसे काम करता है। अभी वी आर जस्ट फोकसिंग ओनली द टाइप्स, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है? एंटीबॉडीज बनाना। So again, just a flow table for all of you to understand the terms. ठीक है, एक बार देख लो, just have a recap for all the things. मैंने आरबीसी के बारे में बताया है यहाँ पे, उसके शेप के बारे में बताया है, बाई कॉनकेव है, नॉन न्यूक्लिएटेड, आप लोग लिख भी सकते हो ये टेबल को देखकर। मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था कैमल में, कैमल के पास जो न्यूक्लियस है, जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड है। फिर अगर हम साइज की बात करेंगे तो आप देख सकते हो उसका डायमीटर कितना है और थिकनेस कितना है। देन अगर हम मेल और फीमेल में देखेंगे तो मेल में ज्यादा होता है और फीमेल में कम, ठीक है। लाइफ स्पैन देखो, कंपैरिजन करो ये टेबल से, लाइफ स्पैन कंपैरिजन करो। तो सबसे ज्यादा 120 डेज आरबीसी होता है, सबसे सेकंड नंबर पे आता है प्लेटलेट्स और थर्ड नंबर पे है डब्ल्यूबीसी। फॉर्मेशन का वैसा नाम है, आरबीसी के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस, इसके फॉर्मेशन को ल्यूकोपोइसिस और यहाँ के फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोइसिस। इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज पॉलीकाइथेमिया, increase in number of WBC called as leukocytosis, and increase in number of platelets is called as thrombocytosis. अच्छा, लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद कहाँ जाते हैं बेटा? ये लोग सब स्प्लीन में जाते हैं, स्प्लीन में और लिवर में जाते हैं। तुषार, इनका लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद, अभी मैंने बताया कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड कौन था? स्प्लीन है, यस। और वैसे ही बाकी के जो ब्लड सेल्स है उनका जो ग्रेवयार्ड है वो लिवर है। तो ये सब वहां पे डिस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं। और लिवर के अंदर आपको मालूम है कफर सेल्स होते हैं, कफर सेल्स विच रिमूव द डेड सेल्स। तो अब ये डेड सेल्स हो गए ना, तो डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए लिवर में कफर सेल्स होते हैं। चलो, डिक्रीज इन नंबर इज कॉल्ड एज पीनिया, पीनिया एंड द पीनिया। सो इरिथ्रोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एंड फंक्शंस यू कैन सी ओवर हियर जस्ट। मैंने यहाँ पे डायपेडेसिस के बारे में भी मेंशन किया है फॉर डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इज इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने आपको बताया कि जब भी इंजरी होगा तो अपना प्लेटलेट्स क्या रिलीज करेगा? इट विल रिलीज द थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इज इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो, अभी हम लोग आज के लिए एक लास्ट पढ़ते हैं, ब्लड कोएगुलेशन, एंड देन वी विल स्टॉप। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है कोएगुलेशन।
कोएगुलेशन का मतलब क्या है, अभी आप मुझे बोलोगे। अभी अपना जो नॉर्मल ब्लड होता है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। So if I want to define blood clotting, तो conversion of liquid blood into semi solid jelly is called as blood clotting or coagulation. Conversion of liquid blood into semi solid jelly is called as blood clotting or coagulation. ठीक है। अच्छा, अगर हम नॉर्मल सर्कुलेशन की बात करेंगे तो नॉर्मल सर्कुलेशन में हमारा ब्लड कभी भी कोएगुलेट नहीं होता है या क्लॉट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर हेपेरिन प्रेजेंट है, ठीक है। हेपेरिन भी प्रेजेंट है और एंटीथ्रोम्बिन भी प्रेजेंट होता है। क्या क्या बताया मैंने? हमारा जो नॉर्मल सर्कुलेशन है उस वक्त ब्लड क्लॉट नहीं होता है। अभी नॉर्मल सर्कुलेशन में ब्लड क्यों नहीं क्लॉट हो रहा है? क्या बताया मैंने? दो प्रोटीन्स का नाम लिया मैंने। कौन से दो प्रोटीन का नाम लिया? एक है हेपेरिन और दूसरा है एंटीथ्रोम्बिन। ये दोनों भी प्रोटीन्स जो हैं हमारे नॉर्मल सर्कुलेशन में ब्लड को क्लॉट होने नहीं देते हैं। बट कहानी में ट्विस्ट कब आएगी? जब हमें इंजरी होगा, है ना, जब हमें चोट लगेगा या जब हमें इंजरी होगा। तो अगर हमें इंजरी हुआ और हमें चोट लग गई तो फिर पानी की जैसे ही ऐसे ब्लड बहते रहेगा और हम मर जाएंगे, है ना। तो ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तब आता है पिक्चर में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो चलो इसकी शुरुआत हम करते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए एट द साइट ऑफ इंजुरी, नाउ सी दिस टेबल वेरी नाइसली एंड प्रॉपरली, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब भी हमें इंजुरी होता है तो प्लेटलेट्स और जो इंजोर्ड टिश्यू है, ठीक है, मेरे जो प्लेटलेट्स है, समझो मैं गिर गई, मुझे चोट लग गई है, तो मेरा प्लेटलेट्स और जहां पे जो मेरा टिश्यू डैमेज हुआ है वो फटाफट क्या रिलीज करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसके बारे में जस्ट नाउ मैंने आपको बताया। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करने वाला है? वो एक एंजाइम बनाने वाला है। वो एंजाइम का नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। एएस ही है, मतलब कि एंजाइम का नाम है, या फिर उसको थ्रोम्बोकाइनेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं पूछ रही हूँ, ये नॉर्मल में हो रहा है क्या? नहीं। जब भी मुझे इंजुरी हुई है, देखो कर्सर में कहाँ लेके जा रही हूँ, जब भी मुझे इंजुरी हुई है तब ये प्रोसेस होगा। नॉर्मल में ये प्रोसेस कभी नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा प्लेटलेट्स और मेरा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो क्या बनाएगा? वो एक एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। अच्छा, अगेन ये प्रोथ्रोम्बिनेज काम करने के लिए अब वो एक रिएक्शन करेगा। जो प्रोथ्रोम्बिन मेरे प्लाज्मा में प्रेजेंट है, मैंने ये दो प्रोटीन के बारे में आपको बताया था प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है, इट विल कन्वर्ट माय प्रोथ्रोम्बिन व्हिच इज प्रेजेंट इन माय प्लाज्मा इन अ इनएक्टिव कंडीशन। मेरे हर एक वर्ड्स को अच्छे से समझो। मैंने क्या बताया? प्रोथ्रोम्बिनेज, इट विल कन्वर्ट prothrombin which is present in my plasma in an inactive condition. In presence of calcium ion, it will be converting my prothrombin into thrombin. Again now important point है बच्चा लोग, अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आपका बोन तो ब्रिटल हो ही रहा है, पर अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो अगर आपको चोट लगी है तो आपका ब्लड क्लॉटिंग भी इफेक्ट होगा। समझ में आया? ऐसा जरूरी नहीं है कि कैल्शियम का काम सिर्फ बोन डेवलपमेंट में होता है। कैल्शियम हैज इट्स रोल मेनी प्लेसेस इन आवर बॉडी। अगेन आप यहाँ पे एक रोल देख पा रहे हो कि इफ देयर इज कैल्शियम डेफिशिएंसी योर ब्लड क्लॉटिंग विल बी हैम्पर्ड, ठीक है। चलो कम बैक टू द पॉइंट्स वंस अगेन। सो प्रोथ्रोम्बिन विल बी कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। अच्छा, अब ये थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया है। अब ये क्या करने वाला है? ये जो थ्रोम्बिन बना है वो जो दूसरा इनएक्टिव प्रोटीन मेरे प्लाज्मा में प्रेजेंट है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, वो उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू फाइब्रिन का थ्रेड्स। देखो यहाँ पे अब डायग्राम के पास आओ। ये फाइब्रिन का थ्रेड्स देखो क्या कर रहा है, मेरे सारे ब्लड सेल्स को बांध दिया है इसने, रैप कर दिया है मेरे सारे ब्लड सेल्स को।
ये पहले सोल्यूबल था प्लाज्मा में, थ्रोम्बिन के कारण ये फाइब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट हो गए हैं. Now these fibrin threads, you can see in the diagram, they are going to form a network and they will trap the blood cells. blood cells को trap कर देगा और फिर क्या हो जाएगा, क्लॉट या कोएगुलम विल टेक प्लेस. आई होप इट इज वेरी क्लियर. तो आप देख सकते हो कि अगर आपको कभी छोटा सा चोट लगा है या आपने अपना फिंगर प्रिक कर लिया कभी, तो थोड़ा देर ब्लड आएगा, फिर उसके थोड़ी देर के बाद क्या होता है, एक क्या बोलते हैं, पानी के जैसा फ्लूइड बाहर आता है. तो पानी के जैसा फ्लूइड आ रहा है मतलब क्या आ रहा है, प्लाज्मा आ रहा है. प्लाज्मा क्यों सिर्फ प्लाज्मा आ रहा है, क्योंकि आपके फाइब्रिन ने सारे ब्लड सेल्स को ट्रैप कर दिया. तो अगर आपको रेड कलर नहीं दिख रहा है, मतलब कि आरबीसी आपका ट्रैप हो चुका है, क्योंकि जब तक रेड कलर दिख रहा है ब्लड का तब तक आरबीसी है. समझ में आया मेरी बात? अच्छा, फिर आप पूछोगे कि नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम कितना होना चाहिए मैडम. सो इट शुड बी 2 to 8 minutes इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. 2 to 8 minutes. Again that varies from one human being to another human being. क्यों वेरी होता है? अगेन ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है ना. तो ये सारे फैक्टर्स किस पे डिपेंड करते हैं, जो आप खाते पीते हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. अगर आपके पास कैल्शियम कमी है तो ये प्रोसेस धीरे हो जाएगा. आपके पास प्रोटीन की कमी है तो ये प्रोथ्रोम्बिनेज नहीं बन पाएगा. सो ये सारे फैक्टर्स हर ह्यूमन बीइंग टू दूसरे ह्यूमन बीइंग में डिफर करते हैं. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डाइट. क्या पूछा है ईशा में, मैम ब्लड क्लॉटिंग यही 2 कंडीशन में होता है क्या? यस ऑब्वियसली ना. ब्लड क्लॉटिंग का मतलब आप नहीं समझी क्या ईशा बेटा? जब आपको चोट लगेगी तभी होगा, नॉर्मल में क्यों होगा वो? तब ब्लड ना क्या, एक मिनट, व्हाट दे आर आस्किंग, प्लीज आप इस पे ही आके मुझे पूछो. आई एम, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट. क्या लिखा है इसने? मिस जब चोट लगती है तब ब्लड ना निकलने के जगह ब्लैक हो जाता है, तब क्या होता है? अच्छा ओके, ब्लड नहीं निकल रहा है, ब्लड ब्लैक हमें दिख रहा है, मतलब क्या, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है. मयूरेश आपको समझा, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, दैट इज इसके वजह से आपको ब्लैक ब्लैक नजर आता है. कभी कभी ये अपना जो स्किन है वो ओपन नहीं होता है, और ओपन नहीं होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है, और इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से अपना स्किन जो है, स्किन में वो ऊपर ब्लैक कलर का दिखता है. नहीं मैम, हार्ट डिजीज होता है तब भी होगा ना क्लॉटिंग बॉडी में. हार्ट डिजीज होता है इफ, अच्छा वो क्लॉटिंग डिफरेंट है बेटा, वो क्लॉटिंग इज डिफरेंट. ईशा, आप हार्ट डिजीज की जो बात कर रही हो वो क्लॉटिंग अलग है. आप लोग फिर से डिजीज पे आ जाते हो बेटा. मैंने आपको बताया ना, जो अभी हम फोकस कर रहे हैं उसमें आपको कुछ डाउट है, आप सब पढ़ने वाले उसको, वो जो क्लॉटिंग होता है उसको आर्टेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है ईशा. जो हार्ट डिजीज में ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग होती है, ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग होती है, यहाँ पे कहां पर हो रही है, ये ब्लड मेरे बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए उसकी क्लॉटिंग हो रही है. तो दोनों चीज में बहुत डिफरेंस है. समझ में आ रहा है ईशा व्हाट आई मीन टू से? यस, यहाँ पे मेरा ब्लड मेरे बॉडी से ज्यादा नहीं बहना चाहिए, ये क्लॉटिंग हम पढ़ रहे हैं. और जब आपके ब्लड वेसल्स में क्लॉट है तो वो कुछ और कारण के वजह से होता है. ठीक है? यस, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इंटरनल ब्लीडिंग का कोई नेम नहीं है. यस होता है. अगेन मयूरेश, हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें पढ़ेंगे जब हम डिजीजेस पढ़ेंगे. ठीक है? वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न अप टिल नाउ. एक बार वापस देख लो सब चीजें व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, बिकॉज इट्स टाइम अप नाउ. एक मिनट है बेटा, मैं आपको जस्ट रिकैप करवा के देती हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा है. So today we have learned about the RBC, WBC and platelets. तो एक बार जस्ट देख लो, ये अपना बोन मैरो है. ठीक है, फिर हमने रेड ब्लड सेल्स पढ़ा, फिर हेमोग्लोबिन है उसमें ये पढ़ा, फिर WBC पढ़ा, उसके फिर प्लेटलेट्स पढ़े, फिर WBC के टाइप्स पढ़े और हर एक टाइप का क्या क्या काम है उसके बारे में समझा. I have explained you with the help of the flow table. Then we have seen about the types
with respect to the diagram. Yes, I've shown you the diagram also. And the last topic which we have learned today was about the blood clotting. ठीक है, so again एक बार मैं वापस रिवाइज करके देती हूँ blood clotting के बारे में. So in blood clotting at the site of injury, जब भी इंजुरी होगी अपने बॉडी को, अपना ब्लड ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए बॉडी से, इसके लिए our platelets and tissue will release thromboplastin. This thromboplastin will release one enzyme called as prothrombinase. This prothrombinase, in presence of calcium ion, it will convert prothrombin into thrombin, and this thrombin will convert this fibrinogen into the fibrin threads, which will trap the blood cells, and therefore the clot will take place. Okay, so this is what we have learned till now, and the normal clotting timing I've told you is about 2 to 8 minutes, again depending upon person to person. Okay, so I hope for the homework for all of you is to make this table, and you have to show me. You will be referring your textbook. You will be making this flow table like this. आप एक flow table बनाओगे ऐसा with the diagrams, and either you can submit to the sir, or next lecture में, if it is possible, we can have a view over here also. ठीक है, समझ में आया मेरी बात? तो आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये सारे डायग्राम्स बनाने हैं और आपको ये टेबल भी बनाना है. जैसे मैंने आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, वैसा ही आप टेबल बनाओगे अपने टेक्स्ट बुक में, देखकर पढ़ के भी हो जाएगा और कंपैरिजन के लिए भी आसान से आप पढ़ पाओगे. ठीक है, देन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में भी जैसे मैंने फ्लो टेबल बना के लिखा है, वैसे आप टेक्स्ट बुक पढ़ के खुद भी बना के लिखोगे. ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू?